तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की पुस्तक है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। ये तो रटने का विषय वस्तु है, याद रहना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर। अन्य भी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं दिनकर जी की, जैसे रश्मिरथी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दिनकर जी की रश्मिरथी, जो कर्ण को समर्पित है। जैसे कभी कभी मान लीजिए अगर ये पूछते कि रश्मिरथी किसको समर्पित है और आप भूल गए तो कैसे आंसर निकालेंगे? तो लिख लीजिए पहले आप रश्मिरथी लिख लीजिए, ठीक है। रश्मि मतलब क्या होता है? किरण। और किरण मतलब क्या? किरण किसके पास होती है? सूर्य के पास किरण होती है, सूर्य के पास। और रथी मतलब रथ में सवार। तो सूर्य के रथ में सवार कौन होगा? सूर्यपुत्र होगा। कौन होगा? सूर्यपुत्र होगा। किसी को थोड़े आप अपने रथ में बिठा लेंगे, आप अपने रथ में उसी को बिठाएंगे जो आपका पुत्र होगा। ये किराए वाली गाड़ी थोड़ी है, रथ है ना। तो रथ पे शासक बैठेगा, शासक के साथ उसका पुत्र बैठ सकता है। तो सूर्य के रथ में कौन सवार हो सकता है? सूर्यपुत्र। और सूर्यपुत्र था कौन? कर्ण। अर्थात रश्मिरथी किसको समर्पित है? कर्ण को समर्पित है। लिखते हैं दिनकर जी कि मैं उनका आदर्श जो मन की व्यथा न खोल सकेंगे, जग पूछेगा किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, मैं उनका आदर्श जो मन की व्यथा न खोल सकेंगे, और जग पूछेगा किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। बहुत ही बेहतरीन रचना है दिनकर जी की रश्मिरथी। तो अभी आपने देखा संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ये दिनकर जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। आ गया शिव सिंह सरोज, 1833, 1830, 36, 1810। बताइए तो आप लोग किस ईयर में लिखी गई शिव सिंह सरोज? 1833 में या फिर 1830 में, 36 में या 10 में? शिव सिंह सरोज लिखी जाती है 1833 में। कब लिखी गई? 1833 में। राइट आंसर है 1833। याद करने का विषय वस्तु है। शिव सिंह सरोज 1833 में लिखा गया। और अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? आइए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी। जैसे वो 1833 में जैसे शुरुआती सदस्यता होती है, तो उनकी पुस्तक जैसे 1839 में हुआ, तो इनकी कैसे पहले हो जाएगी सर? क्या आप कहिए, थोड़ा एक बार और कहिए। जैसे सदस्यता से ही शुरुआत ही होती है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की। तो जैसे उनका तो शुरुआत ही हुआ रहा 1839 से। उन्होंने 1839 में लिखा है, तो 1833 में ये पहले कैसे आ जाएंगे? ये तो बाद में, उनके बाद में लिखे हैं सर शिव सिंह सेंगर इसमें, लेकिन ऑप्शन भी कोई वैसा नहीं था। देखिए सारे ऑप्शन जो है उस ऑप्शन में 1833 को ही लेना पड़ेगा हमें, समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपका संदेह है तो एक बार फिर किताबों को पलटा जाएगा। संदेह को दूर करने के लिए पुनः एक बार किताबों को पलटा जाएगा। थोड़ा सा आप अगर डॉक्टर नगेंद्र की हो आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उलटिएगा, आप भी देखिएगा। बाकी जो विकल्प हमारे पास मौजूद हैं उनमें जो सही उत्तर है वो 1833 है। ठीक है, विचार कर लिया जाएगा उस पर। दरअसल क्या है ना कि भिन्न भिन्न जो लोग इतिहास लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो भिन्न भिन्न टाइमिंग भी लोगों ने माना है। एक टाइमिंग पे सभी लोग सहमत भी नहीं होते। जैसे शुक्ल जी हुए, द्विवेदी जी हुए, आपके डॉक्टर नगेंद्र हुए या बच्चन सिंह हुए, एक पर सभी सहमत भी नहीं होते। एक प्रॉब्लम ये भी है हिंदी साहित्य के इतिहास में, सहमति नहीं है। और यही इतिहास की भी प्रॉब्लम है। एंसेंट हिस्ट्री में जाइए तो कोई कहता है कि इसका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ, तो कोई कहता है कि नहीं पहले हुआ, कोई कहता बाद में हुआ। तो ये सब सारे
थोड़े से संदेह बने रहते हैं, लेकिन फिर भी एक आधार मानकर चला जाता है, किसी को ऑथेंटिक मानकर चला जाता है। तो आप डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक थोड़ा सा एक बार दोहराइएगा, मैं भी देख लूँगा और इस पर एक बार फिर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ा जाए। लेकिन दिए गए विकल्पों में जो नियरेस्ट विकल्प मुझे दिखा वो 1833 से दिखा। ठीक है, अब आ गया कि प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, मतलब केवल गद्य में लेखन किया। देखिए इसमें एक विकल्प है शर्मा जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद हैं और नगेंद्र हैं। तो इनमें से कौन, किसका लेखन गद्य तक ही सीमित रहा, विचार करें आप लोग। ये शर्मा है, विचार करें थोड़ा सा आप लोग। प्रेमचंद ने कविता नहीं लिखी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कुछ शेर लिखे। जिस समय उर्दू में लेखन करते थे प्रेमचंद जी, तो कुछ शेर भी लिखा उन्होंने। जैसे लिखते हैं कि तुम्हें हंसना मुबारक हो कोई रोता है रोने दो, तुम्हें हंसना मुबारक हो कोई रोता है रोने दो, हम पागल ही अच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो। प्रेमचंद ही तो लिखते हैं। लेकिन जो हमारे पास विकल्प हैं, रामविलास शर्मा ने दोनों पर काम किया है। रामविलास शर्मा उत्तर नहीं होंगे। शुक्ल जी ने भी दोनों पर काम किया है, आपको पता होना चाहिए। गद्य और पद्य दोनों पर काम है शुक्ल जी का, ये भी उत्तर नहीं होंगे। नगेंद्र ने भी दोनों पर काम किया है, गद्य पद्य दोनों पर काम है नगेंद्र का, ये भी उत्तर नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है उत्तर कौन होगा, प्रेमचंद ही बच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अभी अभी आप प्रेमचंद का शेर सुना रहे थे और अभी अभी आप कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने गद्य तक लेखन को सीमित रखा, ऐसा कैसे संभव है? तो संभव है। देखिए किसी भी लेखक के बारे में क्या मान्यता रखी गई है, क्या मान्यता स्थापित की गई है, इस बात पे भी हमारा उत्तर डिपेंड करता है। तो मुंशी प्रेमचंद को गद्य का लेखक ही स्वीकार किया गया है। भले ही वो उन्होंने अपना लेखन उर्दू से शुरू किया, लेकिन जब उन्हें लेखक हम स्वीकार करते हैं तो हिंदी का लेखक स्वीकार करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। उसी तरह से उनको हम एक कथाकार के रूप में जानते हैं, कहानीकार के रूप में जानते हैं, कवि के रूप में नहीं जानते। तो फुटकर दो चार शेर लिख देने से वो कवि नहीं बन जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसे मिला के 2-4-10 अगर शेर लिख दिए हो प्रेमचंद जी ने, तो वो तो हम लोग भी कर लेते हैं, कभी मन आया तो 2 लाइन लिख दिया, कवि थोड़ी बन गए। तो कविता से प्रेमचंद को नहीं जोड़ा जा सकता है। इनका जो कार्य है मुख्य रूप से किस पर है, गद्य पर है, और इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को गद्य तक सीमित रखा। इसलिए हमारे सही जवाब कौन होंगे, मुंशी प्रेमचंद जी होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? अब देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? पुरानी हिंदी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है बताइए? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उत्तर सही है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ठीक है, गुलेरी जी हैं। आगे बढ़ जाते हैं फिर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? आ गया बढ़िया प्रश्न। संवत 1000, 1050, 1075, 1150। इस बार आपका जवाब बिल्कुल सही गया है, समझ लीजिए। मैं बहुत खुश हुआ श्रीवास्तव जी, मेहनत अब आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। 1050 ही है, 1050 संवत, बिल्कुल सही जवाब आपका। अच्छा लगा। अगर ऐसे आप लोग मेहनत करते रहे तो अध्यापक बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। भाषा अपनी भाव पराए। ठीक है, समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन
उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? देखिए गहराई से प्रश्न पूछ दिया, थोड़ा सा अंदर से प्रश्न ले लिया कि ये किस प्रकरण से है, प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4 से? बताएं आप लोग। एक में नहीं है ना, 2 में, 2 पढ़ लिए हैं, 2 में आया है? नहीं आया है। 3 में आया है? नहीं आया है। तो किस में आया है? प्रकरण 4 में आया है। किस में आया है? ये किस में आया है? प्रकरण 4 में आया है। राइट आंसर आपका डी, प्रकरण 4 में आया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? अच्छा 9000 ये लिख दिए, 900 से 1350, 1000 से 1350। बताइए तो इसमें आप लोग विकल्प चुनिए तो। 1000 से 1350, बताइए तो जरा सा। सी वाला माने हैं जो 993 से माने हैं, 993 से 1350, 1000 से 1350 वाला जो विकल्प है इसमें वो ज़्यादा करीब है, ज़्यादा सही है। ठीक है, इसमें जो हमारा विकल्प है 1000 से 1350, ये विकल्प नियरेस्ट आंसर बिल्कुल सही है। नियरेस्ट भी देखा जाता है, ठीक, तो कोई शक नहीं होना चाहिए। आपने सही पकड़ा इस बार भी, अब आप बढ़िया काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। हाँ श्रीवास्तव जी, अब बढ़िया चल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्यों नहीं जा रहे हैं, जाओ आप। हाँ ठीक, आगे। हिंदी शब्द सागर आ गया। संपादित ग्रंथ है, किसने संपादित किया हिंदी शब्द सागर को? रामचंद्र शुक्ल ने तो किया नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया नहीं, डॉक्टर नगेंद्र ने किया नहीं, तो बच कौन रहे हैं? बच रहे हैं श्याम सुंदर दास, और यही सही उत्तर है इसके, जान लीजिए। ये श्याम सुंदर दास का काम है, हिंदी शब्द सागर इन्होंने संपादित किया है। किसने? श्याम सुंदर दास ने। सीधा उत्तर मिल जाए, क्योंकि शुक्ल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने पढ़ा होगा सब कुछ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा कोई काम ही नहीं, हिंदी शब्द सागर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, नगेंद्र ने किया नहीं, तो बचे कौन? हिंदी साहित्य का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था, तो वो तो पहले इसी नाम से था सर जी। तो हिंदी शब्द सागर नहीं था, वो शब्द सागर था, शब्द सागर था उनका। और ये बात संपादन करने की आ रही है। बात किसकी आ रही है? अच्छा शुक्ल जी का जो आप कर रहे हैं, तो वो शब्द सागर है, और ये हिंदी शब्द सागर है। देखें इन्वर्टेड कॉमा में रखा गया है। और एक बात क्या कह रहा है, किसने संपादित किया है इसको? तो किसने, वो तो लिख रहे थे, और ये संपादन की बात है, तो किसने संपादित किया है इसको? श्याम सुंदर दास ने किया है। प्रश्नों की प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए, नहीं तो उत्तर हमारे गलत हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका आ चुका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इस पर तो कोई बहस की जरूरत है नहीं, ये हैं हजारी प्रसाद जी। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना की, तो आ चुका है प्रश्न, रिपीट कर दिया। किसका है ये? तासी का है। फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं इसका। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। देखें, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, ये बताना है आपको। तो प्रश्न में विचार करें आप लोग। किशोरीलाल गुप्ता भी हैं, राम कुमार वर्मा भी हैं, और लक्ष्मी सागर वारसड़े हैं, एक जगदीश, कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, किशोरीलाल गुप्त ही हैं। गुप्ता हैं, गुप्त नहीं हैं, ठीक है।
आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं, बताएं तो? हाँ बिल्कुल, एडविन ग्रीव्स हैं, पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। बिल्कुल सही जवाब, बी सही है। ग्रीव्स याद रखें, ग्रीव्स, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ग्रीव्स को याद रखेंगे, एडविन को तो काम चल जाएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं, बताइए तो? बताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है ये। किसकी है? ये शुक्ल जी हैं, द्विवेदी नहीं हैं। इसको क्या हो जाता है? ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था कि ज्ञान का संचित कोश साहित्य है। अंतर दोनों में स्पष्ट कर लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ज्ञान का संचित कोश साहित्य है, और शुक्ल जी ने क्या कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह शुक्ल जी की परिभाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। क्लियर हो रहा है ना? बताएंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? बढ़िया प्रश्न आ गया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। बताएं। सही जवाब, सही जवाब है शुक्ल जी, राइट आंसर। व्यवस्थित रूप देने का काम किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इस पे कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं। ठीक है, आज सीधे सीधे प्रश्न मिल रहे हैं आपको, व्याख्या वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य वाजपेयी ने, हजारे प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया है पूर्व मध्यकाल? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? पूर्व मध्यकाल ये वाजपेयी जी हैं, समझ रहे हैं आप लोग? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने नाम दिया। ठीक है, ये वाजपेयी जी का दिया हुआ नाम है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी सही उत्तर होंगे। इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। ठीक, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल इन्होंने कब से कब तक माना है? देखते हैं। 1890, 1791, 1890, 1791 से 1980। एक मिनट, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, इनके विकल्प कहीं गलत तो नहीं है। 1890 से 1924, 1891 से 1889, ये तो गलत है। 1890 से 1925, ये भी गलत है। 91 से इन्होंने गलत कुछ जरूर किया है, 1989 है। मुझे जो याद आ रहा है ना, वो मुझे याद आ रहा है 1893 याद आ रहा है। 1893 से मुझे याद आ रहा है, समझ रहे हैं? कब से यह है शुरू? 1890 यहाँ जो दिए हैं, ये देखिए थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है इनको प्रिंट करने में, ये गलत इन्होंने ये किया है। ये जो 90 आप देख रहे हैं ना, यहाँ 93 अगर कर देंगे तो ये विकल्प सही हो जाएगा। संवत 1893 से संवत 1924, ये सही उत्तर है, तब जाके सही होगा। बाकी कोई विकल्प पूरा सही नहीं है। 93 से है, 1893 से 1924 है। परिवर्तन काल क्या है? ये क्या 1791 है ये, तो इसको क्या देखें? ये 1791 से शुरू हो रहा है, इस पे सोचना ही नहीं है।
ये 1791 शुरू और सोचना ही नहीं है, दो ही पे हमें विचार करना है कि 1890 ये भी 1890 है, ये 1925 जा रहा है, लेकिन इसका 1924 सही है, इसलिए इस पे मैंने विचार किया। 1924 ये सही है तो ये 1890 नहीं है, ये 1893 है, इसलिए सही जवाब हम किसको लेंगे, ए को। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, 1893 1893 से 1924 है इसका पीरियड। इसको परिवर्तन काल कहा है मिस्र बंधुओं ने। इन्होंने कहा है कि इस समय काफी परिवर्तन हुआ इस पीरियड में आकर के। देखें कौन सा पीरियड है, 1893 से 1924। अब देखें किस तरह का परिवर्तन होता है। भारत की राजनीति में भी परिवर्तन आता है और साहित्य में भी परिवर्तन आता है। इस समय होता क्या है कि गांधी कब जाते हैं अफ्रीका, 1893 में जाते हैं। विवेकानंद जी शिकागो कब जाते हैं, 1893 में जाते हैं। और साहित्य में भी ये जो आप देख रहे हैं 1893 में जो सब शिकागो जाते हैं विवेकानंद जी, तो भारत का बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं वो। और इसी तरह से परिवर्तन साहित्य में भी उस समय थोड़े बहुत नजर आते हैं। उसके आधार पर मिस्र बंधुओं ने कहा कि ये परिवर्तन काल था। और दूसरी बात कि भारत की राजनीति में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की स्थापना हाल ही में हुई 1885 में। अब धीरे धीरे अंग्रेज थोड़ी थोड़ी सुविधाएं देने जा रहे हैं। 1892 का जब पहली बार वो आता है, एक्ट आता है, तो 1892 में क्या कुछ अधिकार आपको देती है ब्रिटिश हुकूमत कि आपका संसद में हम प्रतिनिधित्व देंगे, इस तरह की बातें भी आती हैं। तो राजनैतिक भी और साहित्यिक भी थोड़ा उथल पुथल हो रहा है, साहित्य में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। अब राष्ट्रवादी साहित्य भी धीरे धीरे जन्म लेने लगा है बंगाल में। अमृत बाजार पत्रिका वगैरह और भी जो उस समय की रचनाएं थी, अब वो भी क्या है, एक मिनट, नहीं वो तो बहुत पहले में चला गया। हम बात कब की कर रहे हैं, नहीं ठीक अभी चल रहा था। हाँ, तो जो राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं हैं बंगाल में वो भी उफान ले रही हैं। नए सिरे से चीज़ों की व्याख्या भी शुरू हो गई है। अब आधुनिकता से लोग प्रभावित होने लगे हैं, अंग्रेजों का साहित्य भी पढ़ने को मिलने लगा है लोगों को। तो साहित्य में क्या है, धीरे धीरे आधुनिकता का आगमन, तर्क का आगमन होने लगा है। इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर मिस्र बंधुओं ने कहा कि इसे परिवर्तन काल कहना ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। ठीक, ये बातें हैं। तो और कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला आ गया। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। सही उत्तर श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। बताएं तो जरा आप लोग थोड़ा सा। नहीं, वो तो नहीं लग रहे हैं। किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, इसके सही उत्तर हैं किशोरी दास वाजपेयी। कंफ्यूज मत होइए आप लोग। शब्दानुसार हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? किशोरी दास वाजपेयी ने। वाजपेयी जी की रचना है हिंदी शब्दानुशासन। अरे उसको क्या हो गया, जाओ ऊपर। ये कहाँ से आ गया, हटो। हाँ, थोड़ा छोटा हो जाओ, ठीक है, सही। अब आए आगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। थोड़ा बड़ा कर दे, नहीं तो यूट्यूब में नहीं आएगा। अरे अब सही है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, बताइए आप लोग। प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है, बताएं तो। प्रथम व्याकरण, बात आ गई ना। कोई जरूरी थोड़े कि वो व्याकरण का प्रथम ग्रंथ हो। ये सही जवाब। इस बार आप सही जगह से पहुंचिए। अंदाजा लगाने से बेहतर है कि सही उत्तर जाने। इसके सही उत्तर हैं जेसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखने वाले विद्वान हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो भारतीय हो। प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं कौन है? जेसुआ केटलर। याद रखें, जेसुआ
केटलर पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा इन्होंने। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, देखें तो बिल्कुल सही जवाब है। इस बार जवाब बिल्कुल सही आया। ये है फ्रैंक ई के। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? फ्रैंक ई के। क्लियर है? याद करते चलिए आप लोग, यही चीज काम आने वाला है आगे चलकर। 21 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। इनको किसने बुलाया? ऊपर जो एरो लगा है उसको अच्छा, एक दिन और आप बताए थे, देखिए गया सही, गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? द्वितीय उत्थान जरा देखते हैं कब से मानते। 1800 से 20, 1850 से 1850 नहीं, 1900 से 1920 नहीं, 1893 से 1918, ये सही लग रहा है। पहला विकल्प इसका सही लग रहा है ना? पहला विकल्प इसका सही लग रहा है, पहला विकल्प ही इसका सही है, बिल्कुल ये विकल्प इसका सही है। 1893 से 1918। प्रथम उत्थान काल इसको माना है शुक्ल जी ने। किस पीरियड को माना है प्रथम उत्थान काल? 1893 से 1918। देखिए अभी इसी पीरियड की चर्चा चल रही थी, परिवर्तन भी खूब हुआ, उत्थान भी हुआ साहित्य का, है ना? राष्ट्रवाद आने लगा था धीरे धीरे लोगों में। अमार सोनार बांग्ला अब आएगा इसके थोड़ी ही देर बाद, मेरा सोने का बांग्लादेश मतलब बंगाल, अमार सोनार बांग्ला। फिर उसके बाद तुरंत गांधी बोलेंगे कि यदि तोर डाक सुने को ना आशे तबे अकेला चलो रे, यदि आपके आह्वान पर कोई नहीं आता तो अकेले चलो, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा राही पीछे छूटा, तेरा मंजिल पीछे छूटा राही चल अकेला। तो अकेले चलने की बात भी आएगी। तो इस पीरियड को याद रखें, बिल्कुल ढंग से याद रखें। 1893 से 1918 है। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम परिवर्तन काल इसको माना था शुक्ल जी ने। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन विचार में हिंदी की विभाषा या बोली कहना, हिंदी को एक बार में, हाँ देखें ये को रहेगा, हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। ये किसका कथन है? सोचें। तो ये कह रहे हैं कि मैं हूं पक्षपाती उर्दू का, लेकिन हिंदी को विभाषा या उपबोली नहीं कहा जा सकता। वो मूल भाषा है, बोली नहीं है, और उपभाषा भी नहीं है। क्या है हिंदी? एक भाषा है। तो गारसाद तासी कहते हैं कि मैं इसको हिंदी उपभाषा कहना पसंद नहीं करूंगा, ये बिल्कुल भाषा है हिंदी। किसका कथन है? गारदा दतासी का ये कथन है। किसका कथन है? गारदा दतासी का कथन है। ये उर्दू से पक्ष प्रभावित ज़्यादा थे, लेकिन हिंदी के साथ भी न्याय किया है इन्होंने। कहा कि नहीं, इसको भाषा आप नहीं कह सकते, बिल्कुल भाषा है। हाँ है तो है। चलिए, गारदा दतासी ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान आया था क्या? द्वितीय था। अच्छा, अब प्रथम पूछे प्रश्न आया। चलिए, 1850, 1857, 1868, 1800, तो कब से ले? 50 से ले लिया जाए। 1850 93 वाला ये सही है। देखिए वो जब 93 से उसका काल शुरू था ना, तो इसका अंत होगा 93 पे जाके, है ना? और 93 एक ही विकल्प में यहाँ मौजूद है। 93 एक ही विकल्प में यहाँ लास्ट में मौजूद है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या होगा? सी होगा। 1868 से 1893 प्रथम परिवर्तन, और फिर द्वितीय परिवर्तन कब से शुरू होगा? 1893 से 1918 तक। बिल्कुल सही, क्लियर। ये बीच की लाइनिंग है 1893। आप याद रखें, विवेकानंद गए थे शिकागो में इसी साल में, 1893। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन? आ तो गए। पुरानी हिंदी बताइए आप लोग।
देखिए नलिन विलोचन शर्मा जी तो नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये तो है नहीं। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी, क्या इनको पुरानी हिंदी से क्या मतलब है? हजारी प्रसाद की भी ये नहीं है, तो बचते तो एकमात्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो अगर सही जवाब होंगे इसके तो कौन होंगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि कंफर्म है कि ये 3 लोग नहीं है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी के लेखक कौन है ग्रंथ के? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ चले ऐसे आ जाइए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक की तो सभी लोग जानते होंगे, बच्चन सिंह। तो कितनी बार चर्चा भी इसकी हो चुकी है, बच्चन सिंह जी हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। ये है बच्चन सिंह, डी बच्चन सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखिए। दूसरा के बाद आधा भी आ गया। क्या आ गया? आधा इतिहास किसने लिखा है बताइए तो? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? बिल्कुल सही जवाब है, सुमन राजे ने लिखा है। कहाँ है? ये है बी पर, सुमन राजे, एकदम सही जवाब। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर सुमन राजे। कैसे याद रखेंगे कि आधा इतिहास सुमन राजे? तो सुमन मतलब क्या होता है? फूल। सुमन मतलब फूल या पुष्प। तो जब आप पुष्प लिखते हैं, ध्यान दीजिए, पुष्प लिखिए, सुमन मतलब पुष्प, तो पुष्प में आधा स लगता है कि पूरा स लगता है? क्या लगता है? आधा स लगता है ना, स लगता है ना, तो स से सुमन, सुमन, सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे हैं आधा इतिहास। मैं क्या तर्क बता रहा हूँ? कुछ सेट नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, ट्रिक कहीं और जा रहा था, कहीं और लग गया। फिर से कोशिश करते हैं। आधा इतिहास, आधा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हाँ तो देखिए आधा स लग रहा है ना पुष्प में, आधा स है, तो आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन ने लिखा। सुमन मतलब पुष्प, सुमन मतलब पुष्प, और पुष्प में कौन सा स लग रहा है? आधा स लग रहा है ना, आधा स। तो आधा इतिहास हिंदी साहित्य का किसने लिखा है? सुमन जी ने। सुमन जी, ट्रिक बन गया। थोड़ा सा घुमा फिरा के ट्रिक ले लीजिए, सुमन राजे जी हैं। और बताइए, हाँ क्या कह रही थी आप, बताइए। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमको ट्रिक बनाना है ना। तो स्त्रियों के लिए लिखा है, स्त्री विमर्श का ग्रंथ ही है ये। स्त्रियों, आधी आबादी के लिए, ऐसे कहिए, आधी आबादी के लिए लिखा गया है, नारियों के लिए लिखा गया है, इसलिए इसका नाम इन्होंने आधा इतिहास रखा है कि भाई मैं पुरुषों पे नहीं नारियों पे लिख रही हूँ, है ना। तो ठीक है, ऐसे भी ट्रिक बन जाएगा, और जैसे भी बना लें ट्रिक, कुछ आप लोग बना लीजिए कि कन्फ्यूजन ना हो भविष्य में। अच्छा, नया प्रश्न है क्या ये? वही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक को किस अन्य नाम से? आधुनिक काल, इतना सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं आप लोग। तो इसमें तो थोड़ा सा वर्तमान काल, गद्य काल था। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। गद्य काल कहा था शुक्ल जी ने, बिल्कुल सही जवाब है, गद्य काल। जान लें, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल कहा है, बिल्कुल सही जवाब है। मिस्र बंधु, 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 आधा न। भारत के लोग कैसे कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी, इतनी गलतियां लोग करते हैं हिंदी में, आश्चर्य होता है कि हिंदी में इतनी अंग्रेजी बल्कि बढ़िया लोग